जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंटेन क्लासेज में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विज्ञान का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अगर 2024 में आप भी 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम देने वाले छात्र हैं तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। काफ़ी हेल्पफुल वीडियो आज का रहेगा। तो चलिए फटाफट वीडियो का स्टार्ट करते हैं और सवाल को देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 ही नियम होते हैं, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, 22 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी पूछा जाए प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन तो इसके 2 ही नियम होते हैं, या प्रकाश के अपवर्तन पूछे या प्रकाश का परावर्तन पूछे, इसके 2 ही नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम हो जाएंगे, तो आपके बी जो है करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं काफ़ी बार ये पूछा गया है, आप देख सकते हैं कितना बार पूछा गया, बहुत बार पूछा जाने वाला ये प्रश्न है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन पूछे या अपवर्तन पूछे, 2 ही नियम होते। दोस्तों, 23 नंबर प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है दोस्तों? तो ये उत्तल लेंस का उपयोग होता है, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं प्यारे दोस्तों। यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बाई साइन आर होता है, साइन आई बाई साइन आर। तो जो कि आपके ऑप्शन ए में दिख रहा है, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, 25 नंबर सवाल है, एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस, तो एक उत्तल लेंस कैसा होता है? ऐसा ही ना होता है, एक उत्तल लेंस ऐसा करके होता है, यानी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। यहाँ पर देख सकते हैं बीच में मोटा है कि नहीं है, किनारे पर क्या है, पतला है, किनारे पर पतला है। तब देखिए किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, आपका ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न है, अवतल लेंस का आवर्धन यानी एम, आवर्धन को एम से सूचित करते हैं। तो अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है, यानी अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, तो आपका ऑप्शन डी में दिख रहा होगा वी बाई यू, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, 27 नंबर प्रश्न है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, ये बतलाना है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आर बराबर 2f, कभी आर बराबर नॉट 2f दिया रहे तब क्या होगा? तो दोस्तों, वहाँ पर एफ बराबर आपका दिया रहेगा आर बाई 2 दिया रहेगा, ठीक है, एफ बराबर आर बाई 2 दिया रहेगा, तो ये भी संबंध होता है, क्योंकि ये जो 2 आपको दिख रहा है बट्टा में है, इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 2f हो जाएगा, आर बराबर 2f। वही चीज़ यहाँ पर किया है। तो चलिए आगे देखते हैं सवाल को। दोस्तों, यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच जो कोण बनता है दोस्तों, उसे निर्गत कोण कहते हैं, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, निर्गत कोण। 29 नंबर प्रश्न है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो 1 डाईऑप्टर, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1 डाईऑप्टर। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न है, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। बतलाना है, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होता है, यानी वस्तु को कहाँ पर रखेंगे कि काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण से। तो दोस्तों, आपका दर्पण था उसके फोकस के बीच में रखना पड़ता है, तो जो कि आपका ऑप्शन ए में दिख रहा होगा, करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दर्पण था उसके फोकस के बीच। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न है, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है। किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है दोस्तों? तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों, अवतल दर्पण में जो है बड़ा प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों, अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है और समतल दर्पण में बराबर प्रतिबिंब बनता है, याद रखिएगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, उत्तल दर्पण में सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न है, अवतल दर्पण है, यानी बतलाना है अवतल दर्पण का एक और नाम क्या है। तो दोस्तों, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, जो कि आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और अपसारी दर्पण दोस्तों, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर पूछा है अवतल दर्पण है तो अभिसारी दर्पण है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न है, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक एवं छोटा होता है, काल्पनिक एवं छोटा होता है, जो कि आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। किसके द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों?
तो दोस्तों अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, जो कि आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। दोस्तों 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों बड़ा का बात किया और वास्तविक का बात किया दोस्तों, तो अवतल दर्पण में बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, जो कि आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर 36 नंबर प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, काल्पनिक होता है, जो कि आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, काल्पनिक होता है। दोस्तों यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, तो दोस्तों अवतल दर्पण से, जो कि आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अवतल दर्पण से। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर 38 नंबर प्रश्न है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, जो कि आपका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 39 नंबर प्रश्न है, किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है, किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो आपका ऑप्शन बी में आप लोगों को दिख रहा होगा उत्तल दर्पण, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों 40 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी पॉजिटिव होती है, प्लस में होती है, तो आप उत्तल दर्पण में, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, उत्तल दर्पण। दोस्तों 41 नंबर प्रश्न है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो फोकसांतर कहते हैं, जो कि आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों 42 नंबर प्रश्न है, वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं, तो वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ में संबंध है, तो वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में क्या संबंध है, तो एफ बराबर आर बाई टू या आर बराबर 2f, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिख रहा होगा, एफ बराबर आर बाई टू, एफ बराबर आर बाई नॉट 2 दिया रहे तब क्या होगा, तो वहाँ पर दिया रहेगा आर बराबर 2f जरूर दिया रहेगा, आर बराबर 2f दिया रहेगा, नहीं तो f बराबर आर बाई 2 दिया रहेगा, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। दोस्तों 43 नंबर प्रश्न है, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, हजामत बनाने के लिए बतलाना है कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें चेहरे का जो है ना बड़ा बड़ा मतलब कि प्रतिबिंब बनता है, चेहरा बड़ा दिखाई देता है, छोटा छोटा चीज़ भी उसमें बड़ा दिखाई दे, तो इसलिए हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, दोस्तों सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, इसमें भी बतलाना है सोलर कुकर में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो आपका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा, अवतल दर्पण। दोस्तों 45 नंबर प्रश्न है, सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है, सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है, तो अवतल दर्पण ही होती है, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों 46 नंबर प्रश्न है, रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, देखिए जो डॉक्टर होता है ना, रोगियों की नाक हो गया, कान हो गया, गले आदि की जांच के लिए, हाँ दांत का भी, रोगियों की नाक, दांत, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, क्योंकि उससे वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, उसमें क्या होता है प्रतिबिंब बड़ा बड़ा बनता है, तो छोटा छोटा चीज़ भी उसमें साफ साफ बड़ा बड़ा दिखाई देगा, इसलिए उसका प्रयोग करता है डॉक्टर, अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, तो आपका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा, अवतल दर्पण का। दोस्तों यहाँ पर 47 नंबर आज का लास्ट नंबर प्रश्न है, थोड़ा सा मिटक गया है लेकिन समझ में आ जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ पढ़कर। यहाँ पर बताया गया, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा होती है, यानी बतलाना है पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी और हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है, जो कि आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों आप सभी को वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, तो फिर मिलते हैं इस तरह के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।